हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स की। तो इससे पहले की जो दो एक्सरसाइज है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जा कर के आप उन प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझनी है। अगर कोई भी स्टेप में दिक्कत लगे तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आपको √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है ना। √5 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर। देखो क्लास 9th में हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना। जो भी नंबर्स रूट में होते हैं, ऐसे नंबर्स जो रूट में होते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा, ठीक है कि नहीं। √4 इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 क्या होता है? 2 होता है। तो ये क्या बन जाता है? रैशनल नंबर, ठीक है ना। जिनका रूट गायब हो गया, जिनका रूट गायब हो जाता है वो क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर। लेकिन जिनका रूट जो है वो नहीं हट पा रहा है, इसके फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। ये हमने 9th में सीखा था। लेकिन 10th में अब वो हमको बोल रहा है कि भैया इरेशनल प्रूव करो, आप इस बात को प्रूव करो। तो देखो भाई, जो नंबर की सबसे बड़ी वाली ब्रांच है हमारे पास वो है रियल नंबर। रियल नंबर से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। इसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। और रियल नंबर मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें? एक रैशनल में और एक इरेशनल में। यही दोनों नंबर मिलाकर के क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो। चलो मैंने मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है भाई। हमें प्रूव करना है इरेशनल। लेकिन मान लो अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? ऑब्वियसली रैशनल नंबर, क्योंकि दो ही टाइप के तो हैं। अगर ये उसको मना करेगा नहीं भाई तू मेरे पास मत आ, तो वो बेचारा किसके पास जाएगा? रैशनल के पास जाएगा, है कि नहीं। तो अगर वो इरेशनल नहीं है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? वो रैशनल में। तो मैंने पहला स्टेप क्या मान लिया इसमें? सपोज √5 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है। तो भाई रैशनल नंबर, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, रैशनल नंबर होता है जिनको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन एक कंडीशन होती है कि भाई q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने मान लिया है कि ये रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली p/q फॉर्म में इसको लिखूंगा, मगर q 0 नहीं होना चाहिए। और स्टार्टिंग में ही मैंने क्या करा, एक एजम्पशन मान लिया, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अब आपका क्या आप कहोगे कि ये नया ड्रामा क्या आ गया? को प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर तो सुना था, अब ये को वर्ड कहाँ से आ गया बीच में? तो भाई जैसा कि आपने प्राइम नंबर सुना कि जो अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, यार तो 2 में आएगा, 3 में आएगा, 5 में, 7, मतलब कि ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। अब को देखो, यहाँ पर को का मतलब होता है जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। को का मतलब क्या होता है? पेयर। मतलब ऐसे दो नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल से कटेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ भाई 2 और 3 किसके टेबल से जा रहे हैं, तो आप कहोगे सर 1 के टेबल से जा रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 5 और 11 किसके टेबल में जा रहे हैं? 1 के टेबल में जा रहे हैं। 7 और 10 किसके टेबल में जा रहे हैं? 1 के टेबल में जा रहे हैं। तो ये सारे जो पेयर में नंबर हैं इनको क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर, ठीक है ना। यानी कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होता है? 1। अगर मैं मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो इनका जो HCF है ना वो 1 होगा। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। दोनों 1 के अलावा किसी और के टेबल में जा ही नहीं सकते। मान लो मैंने लिया 4 और 12। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये को प्राइम है, तब आप मना करोगे कि नहीं भाई ये तो 1 के टेबल से नहीं, ये तो 2 के टेबल से भी जा रहे हैं, ये तो 4 के टेबल से भी जा रहे हैं, तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर कोई नंबर का पेयर 1 के टेबल से जा रहा है तो को प्राइम होगा, 1 के टेबल से नहीं जा रहा, किसी और से भी जा रहा है तो को प्राइम नहीं होगा। तो हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम करा? ये हमारा एजम्पशन है। मैंने एज्यूम कर लिया कि p और q को प्राइम नंबर है। मतलब p और q अगर किसी के टेबल से कटेंगे तो वो है 1 का टेबल, और किसी टेबल से नहीं कट सकते। ये स्टार्टिंग में हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या करा? डिनोमिनेटर में 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो p को 1 से मल्टीप्लाई करा p, और √5 को q से मल्टीप्लाई करा √5q। p की वैल्यू आ गई √5q।
यहाँ पे लिख लेते हैं p की वैल्यू आ गई √5q। उसके बाद ये रूट हटाने के लिए मैंने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को आप SBS भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो क्या होगा, p का भी स्क्वायर होगा और √5q का भी स्क्वायर होगा। अब मैंने क्या करा, देखो भाई p का स्क्वायर तो p स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या होगा देखो √5 का भी स्क्वायर होगा, ऐसे √5 का भी स्क्वायर होगा और q का भी स्क्वायर होगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर जाएगा। जब इसके ऊपर जाएगा तो आपने पढ़ा होगा भाई स्क्वायर से रूट तो कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट के क्या बचा 5 और q का स्क्वायर क्या हो गया q स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर कर दो उस इक्वेशन को क्या मान लेना 1। ठीक है भाई, आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, जब आप स्क्वायर कर दोगे आपने उस इक्वेशन को क्या मान लेना है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। फर्दर इसमें आगे चलेंगे, 5 डिनोमिनेटर में ले जाओ, p²/5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी थ्योरम समझनी है, बहुत ही छोटी सी है, ठीक है ना। थ्योरम ये है कि भाई मान लो कोई एक प्राइम नंबर है a जो कि किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एक प्राइम नंबर है a क्या है याद रखना, a प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। a एक प्राइम नंबर है जो कि किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है वो p स्क्वायर को, तो याद रखना वो p को भी डिवाइड कर देगा। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, हम नंबर से समझाते हैं। मान लो 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, 2 16 को डिवाइड करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो थ्योरम बोलती है कि 2 4 को भी डिवाइड कर देगा, मतलब वो जिसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है उस नंबर को भी, जो स्क्वायर के अंदर बैठा है उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। जैसे 3 अगर 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, करता है, तो 3 9 को भी डिवाइड कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो 5 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 p को भी डिवाइड कर देगा। भाई अगर 5 p स्क्वायर को कर रहा है, स्क्वायर के अंदर p बैठा हुआ है, तो 5 p को भी डिवाइड कर देगा। तो भाई 5 ने डिवाइड करा p को। क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? जब आपको डिविडेंड नहीं पता, जब जो डिवाइड हो रहा है वही नहीं पता, तो इसका आंसर भी नहीं पता होगा। भाई अगर मान लो यहाँ पे 10 होता तब आप आंसर 2 बताते, यहाँ पे 20 होता 4 बताते, लेकिन है ही नहीं ना, यहाँ पर p है, तो आंसर भी आपको एक वेरिएबल लेट करना पड़ेगा। मैंने मान लिया इसका आंसर है c। 5 ने p को डिवाइड करा, मैंने मान लिया इसका आंसर है c। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, p 1 ज़ा p और ये हो गया 5c। तो p की वैल्यू 5c अब हम पुट कर रहे हैं जब हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था उसमें। p की वैल्यू जो 5c है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, वो हम वहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने 1 में पुट करा। यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या थी, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। p की जगह पर आ जाएगा 5c और उसका स्क्वायर, और सामने जो 5q स्क्वायर है वो एज इट इज, ठीक है ना। p की वैल्यू देख लो क्या पुट कर दी, 5c उसका स्क्वायर और 5q स्क्वायर सेम टू सेम। अब यहाँ पर जब आप स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, और ये 5q स्क्वायर सेम। 25 नीचे जा कर के डिवाइड हो जाएगा, तो 5q स्क्वायर डिवाइड बाई 25, 5 के टेबल में 25 आता है किस पर, 5 पर, तो ये कट के आ गया 5। अब यहाँ पर भी वो थ्योरम लगेगी, कौन सी थ्योरम, कि भैया 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। अब आप एक बात देख रहे हो कि 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब p और q का जो कॉमन फैक्टर है ना, अब वो 5 बन चुका है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 5 becomes common factor of p as well as q। भाई अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 8/4, ये 2 के टेबल से जा रहे हैं,
जो भी आंसर आएगा 4/2। तो मैं क्या बोलूँगा कि 2 इसका कॉमन फैक्टर है, जिसके टेबल से वो कट रहे हैं वो उसका कॉमन फैक्टर होता है। मान लो 4 भी कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर अब क्या कॉमन फैक्टर बन गया 5, क्योंकि 5 पी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 इन दोनों का क्या बन गया, कॉमन फैक्टर बन गया। लेकिन शुरुआत में हमने क्या माना था, शुरुआत में हमने माना था कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो तो 1 है। ये तो गड़बड़ हो गई। मतलब कि मेरा जो ये वाली स्टेटमेंट है उसने पुराने वाले फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस स्टेटमेंट ने दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। इसने उस बात को गलत ठहरा दिया कि ए और बी, सॉरी पी और क्यू माना था मैंने, कि पी और क्यू तो को प्राइम है। इस मतलब इस स्टेटमेंट ने मेरी पुरानी वाली स्टेटमेंट को, जो पहला एजम्पशन था, उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो अब तो कन्फ्यूजन हो गई कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि वो स्टेटमेंट ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूजन सी आ गई है कि कौन से स्टेटमेंट ठीक है, 5 कॉमन फैक्टर है कि 1 कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ, ऐसी कन्फ्यूजन अराइज क्यों हुई। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन because of our incorrect assumption। क्योंकि भाई मैंने assumption ही क्या मान लिया, मैंने शुरुआत में गलत ही assume कर लिया कि वो क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है ना, मैंने क्या assume कर लिया, incorrect assumption that √5 is a rational number। तो यहाँ पे थोड़ी सी अंग्रेजी आपको ज़्यादा लिखनी है, एक लाइन और है, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर। तो लिखेंगे सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरैशनल नंबर। समझ रहे हो आप। मतलब यहाँ पर ना हमें शुरुआत में ही हमने क्या करा, गलत एज्यूम करा कि ये क्या है, रैशनल है। मतलब क्वेश्चन मैंने गलत एज्यूम करा, मुझे पता है गलत है, फिर भी हम इसको कर रहे हैं, गलत प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्ररी मानते हैं। मतलब कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो बाद में जाकर के उसका अपोज करेगी। यही तरीका होता है इन क्वेश्चंस को प्रूव करने का। ठीक है, देखो डायरेक्ट तो कोई तरीका नहीं है कि इसको इरैशनल प्रूफ करो। तो ये प्रोसीजर होता है, इरैशनल इस तरीके से प्रूव किया जाता है। बाद में आप मानोगे शुरुआत में कि 1 कॉमन फैक्टर है, लेकिन बाद में जाकर के एक और कॉमन फैक्टर निकलेगा जो कि पहले वाली स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ क्योंकि हमने गलत एज्यूम करा कि वो रैशनल नंबर है, इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि वो क्या होगा, इरैशनल नंबर। ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर होता है जो रूट में नंबर्स हैं उनको इरैशनल प्रूव करने का। अब रूट में 5 आ जाए, रूट में 7 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोसीजर जो बताया वही प्रोसीजर रहेगा इसको इरैशनल प्रूफ करने का। समझ में आया आपको प्रोसीजर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस पर चलते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि प्रूफ करना है 3 + 2 √5 इरैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं सपोज 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। तो मैंने मान लिया कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है, तो उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। q 0 नहीं होना चाहिए। और हमने मान लिया कि p और q क्या है, p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना। स्टार्टिंग में ही आपको मानना पड़ेगा कि p और q को प्राइम नंबर है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर 1 है। अब देखो यहाँ पर ना 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि भैया अकेला आ गया √5, एक ये क्वेश्चन है जिसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या प्लस करके आ रहा होगा। समझ रहे हो आप। एक तो होगा अकेला, मान लो उसने पूछा √2 इरैशनल प्रूफ करो, √3 इरैशनल प्रूफ, अकेला आएगा। लेकिन इसमें देखो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई और सम होकर के आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करें, उसका तो प्रोसीजर बता दिया पूरा। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी रूट वाले नंबर किसी के ना किसी के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस ऐसा कुछ होकर के आए, तो आपको क्या करना है, √5 को, रूट वाले नंबर को अकेला छोड़ देना है, बाकी सब उधर ले जाओ। तो होगा क्या, पहले प्लस का 3 उधर जाकर होगा माइनस का 3,
उसके बाद जो 2 है वो नीचे जाकर होगा डिवाइड, इस तरीके से। मतलब कि आपको क्या करना है, रूट वाले नंबर को जो भी रूट के साथ लिखा है उसको उस तरफ भेजो, उसको p/q के पास भेजो, ठीक है भाई। अब एक बात समझो, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है तो 3 माइनस करोगे तब भी रैशनल रहेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तब भी रैशनल रहेगा, इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई। रैशनल नंबर में आप कोई भी नंबर प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो रैशनल ही रहता है, मतलब ये रैशनल है। तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि याद रखना इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए रैशनल इक्वल टू रैशनल होना चाहिए और इररैशनल इक्वल टू इररैशनल होना चाहिए। कभी भी रैशनल और इररैशनल इक्वल नहीं हो सकता। कभी आपने सोचा है कि 2 और √2 इक्वल हो जाएगा? 2 और √2 कभी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 है, √2 की वैल्यू होती है 1.41, ये कभी इक्वल नहीं होता। तो एक रैशनल और एक इररैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। मैंने शुरुआत में इसको क्या माना था, ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। तो लिखेंगे हाफ p/q - 3 इज रैशनल, सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन अब इस स्टेटमेंट ने मेरे पुराने वाले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, जो मैंने प्रूव करा था कि √5 इररैशनल है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। सही बात है कि नहीं भाई? अभी जो हमने प्रूव करा है कि √5 इररैशनल है, तो मैं उसको रैशनल कैसे मान लूँ? तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल। तो इसने उस फैक्ट को मेरे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, है ना। तो फिर से वही, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ? दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 3 + 2 √5 is rational. So we conclude that we conclude that 3 + 2 √5 is irrational number. समझ रहे हो आप बात? तो भाई कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है इसलिए क्योंकि हमने ही गलत मान लिया, भैया हम ही गलत है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ क्योंकि हमने गलत माना कि वो रैशनल है, तो क्या होगा, वो इररैशनल। तो जब भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके आएगा तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ये अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल। यहाँ पे 3 पार्ट है, ठीक है भाई। देखो भाई अब ये अंग्रेजी तो आपको समझ के याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यही चीज यहाँ पर भी यूज होगी। देखो अब 1/√2, सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। सपोज 1/√2 इज रैशनल, मान लो इसको, है ना। तो 1/√2 रैशनल है तो क्या मान लिया, p/q फॉर्म में, q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या हो गए, p और q आर कोप्राइम नंबर, तो इसको कोप्राइम मान लिया। उसके बाद क्या करो आप ना, इसको रेसिप्रोकल कर दो, लिखेंगे रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1, इसका q/p, ठीक है ना। ऐसा क्यों करा, देखो मैंने बोला ना कि आपको रूट को क्या करना है, न्यूमरेटर में लाना है, अकेला छोड़ना है। तो देखो अब न्यूमरेटर में आ गया ना, इसके बाद फिर से यही सब बकवास लिखनी है, फिर से यही सब बकवास लिखनी है आपको कि q/p क्या है, q/p इज रैशनल एंड सो √2 इज ऑल्सो रैशनल। भाई ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, मगर हमने तो पढ़ा है कि √2 तो इररैशनल नंबर होता है। तो फिर से यही सब लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इररैशनल, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट
1/√2 इज रैशनल नंबर, सो दिस इज इरैशनल नंबर। मैं दोबारा अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूँ, यही अंग्रेजी आपको बार बार टीपनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 7√5 कैसे करेंगे, ये भी वही है। सपोज 7√5 इज रैशनल नंबर, तो 7√5 को क्या मान लिया, 7√5 को मान लिया p/q फॉर्म में, q 0 नहीं है और p और q क्या हो गए, को प्राइम, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो भाई 7 को उधर लेके जाना है, बस 7 उधर चला गया, तो यहाँ पर भी लिखेंगे रैशनल है, ये इरैशनल है, मतलब सॉरी, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, मगर इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि √5 तो इरैशनल होता है, वही बकवास। थर्ड देखो, एक क्वेश्चन समझना है आपको, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती इन क्वेश्चंस में। तो 6 + √2 को भी क्या मान लो, अब p/q फॉर्म में, √2 को अकेला छोड़ दो, p/q प्लस का 6 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। उसके बाद ये रैशनल, तो ये भी रैशनल होना चाहिए, मगर हमने तो पढ़ा है कि ये इरैशनल है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ अवर ये वो। तो इस तरीके से आप जो है ये इस एक्सरसाइज को इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अकेले वाले आ जाए क्वेश्चंस तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर बता दिया आपको। ऐसे कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो करके आ जाए तब भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अंग्रेजी आपको याद करनी पड़ेगी बस, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज होनी थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो समझ में ना आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।